दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं सफल बैच की अगली श्रृंखला। जैसा कि आप सभी के बीच में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 के अंतर्गत लगातार हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्नों का जो श्रृंखला है वो आपके बीच में चल रहा है। आज का जो ये वीडियो आपके बीच में जा रहा है सेम अति लघुत्तरीय प्रश्नों के श्रृंखला के तहत विज्ञान का सिलेबस पहुंच रहा है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और इसकी खास बात यह है कि 2019 से 2021 तक यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का संग्रह आपके बीच में हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ अगर आप लगातार वीडियो के साथ या चैनल के साथ आप बने रहते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं कि पास होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। देखिए, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, आपके लिए मैंने सफल बैच लॉन्च किया है जिसकी कीमत मात्र और मात्र 220 रुपये है। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। नंबर है 9452331053। बैच को ज्वाइन करने में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, बिल्कुल आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे अवगत करा सकते हैं। मैं आपको सफल बैच, जैसे अगर समस्या हो रही है तो ठीक है, इसका सफल बैच की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बट नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आप मैसेज जरूर करें, ठीक है। और इस 220 रुपये में मैं आपके लिए दे क्या रहा हूँ, इसमें आपके लिए है मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं और सारे सब्जेक्ट के नोट्स हम आपके लिए दे रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो बिना विलंब के आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी जो भी श्रृंखलाएं या कहा जाए जो भी कोर्सेज आपके फिनिश हो चुके हैं वो सारे के सारे नोट्स आपको सफल बैच में मिल जाएंगे। आपको कहीं और भी जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपके बीच में जो है पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, एमकेएस पद्धति में मोल मात्रक क्या है। तो बिल्कुल अगर देखा जाए एमकेएस पद्धति जो होती है, सीजीएस पद्धति है, एसआई पद्धति है, इसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से आपको बताया है। बट यहाँ ध्यान दीजिए, एमकेएस पद्धति की अगर हम मोल मात्रक की बात करें तो लंबाई, द्रव्यमान और समय है ना। एमकेएस पद्धति में मोल मात्रक क्या है तो आप कह सकते हैं द्रव्यमान है, लंबाई है और समय होता है। गति कितने प्रकार की होती है, आप जो है कहीं जाते हैं तो एक निश्चित गति से ही जाते हैं, तो वो आपकी गति कितने प्रकार की हो सकती है। तो आपका एक तो होता है आप सीधा जाते हैं, कहीं इधर उधर नहीं घूमते हैं, ठीक है। एक होता है घूर्णन गति, दूसरा होता है वृत्तीय गति, तीसरा होता है दोलन गति। हमने आपको हर एक गति से रूबरू कराया है, ठीक है। अब यहाँ वृत्तीय गति क्या होती है, आप एक गोले के अनुसार चलेंगे। दोलन गति क्या होती है, आप जो है पेंडुलम को जानते होंगे। घूर्णन गति क्या होती है, इन सारी गतियों के बारे में हमने विस्तृत रूप से आपको बताया है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको और भी विस्तृत समझना है क्वेश्चंस के अनुसार तो बिल्कुल आप चैनल पर बने रहिएगा। अभी तो हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जब लघुत्तरीय चलेगी तो उसमें हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। द्रव्यमान का जो मानक मात्रक होता है वो आपका किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेंड भी करता है, ठीक है। तो आपके शरीर का जो एक सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे आप अच्छी तरह से कहीं नोट कर लीजिए। बाकी अगर आपने नोट्स को परचेज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट्स मिल ही रही है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जो है इस चीज़ को अच्छी तरह से कंठस्थ जरूर करिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गति किसे कहते हैं। भाई, गति किसे कहेंगे, आप कहीं जाते हैं तो आप कह सकते हैं गति हम किसे कहते हैं। ये एक नॉर्मल सी परिभाषा है, आप इसे अपने शब्दों में भी बयां कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने आपको बताया, समय के अनुसार किसी वस्तु तथा उसके भाग की स्थिति में आए परिवर्तन को हम गति कहते हैं, ठीक है, या गति कह सकते हैं। तो ये तो हमारी रटी रटी परिभाषाएं, ठीक है, आप याद कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अगर यही चीज़ें आप अपने शब्दों में लिखते हैं, ठीक है, एक इतना शब्द याद कर लीजिए, समय के अनुसार
जो है किसी वस्तु की गति में या किसी वस्तु के भाग में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम गति कहते हैं। तो इसी को हम मोशंस भी कहते हैं। तो इसे आप अगर अपने शब्दों में लिखते हैं तो मेरा जहाँ तक अनुमान है आप मुझसे भी बेहतर लिखने का प्रयास करेंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये मुझे आप बताइएगा कि क्या आप अपने शब्दों में लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं जानने का प्रयास इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर कोई चीज़ आपने विस्तृत रूप से पढ़ा है तो हर हाल में आप उससे लिख लेंगे, लेकिन अगर एक सतही तरीके से आपने पढ़ा है तो नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो इसलिए आप सतही तरीके से ना पढ़ें, उसके डीप को समझने का प्रयास करें कि आखिरकार वो क्वेश्चंस क्या कह रहा है ना। चलिए, गति का प्रथम नियम क्या है। गति के प्रथम नियम के तहत अगर हम कहें आपसे तो ध्यान दीजिएगा, गति का जो प्रथम नियम है इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो उसी प्रकार चाल चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, फिर से समझेंगे। पूछा जाता है मोशन से फर्स्ट लॉ, ठीक है, यानी गति का प्रथम नियम क्या है। तो आप कहेंगे जैसे कोई वस्तु है अगर वो विरामावस्था में है तो वो उसी अवस्था में बनी रहेगी। ठीक है, ये पहला फैक्ट है। यदि वह सरल रेखा में एक समान वेग से, जैसे आप कभी चलते हैं, कभी धीम होते हैं, कभी तेज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप किसी भी सरल रेखा पर चल रहे हैं तो आप एक समान वेग से चलते रहें। ठीक है, तो वह उसी प्रकार से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य, जैसे आप एक समान वेग से चल रहे हैं, मैं मानता हूं कि आप गाड़ी से जो है 40 की स्पीड में चल रहे हैं और एक्सीलेटर आपने पकड़ कर रखा है कि मेरी गाड़ी 40 के ही स्पीड में चलेगी। जैसे ही आपने कोई उस पर बाह्य बल लगाया, यानी बाह्य बल का मतलब भाई आपने अगर एक्सीलेटर और भी जो है टाइट किया तो करेगी क्या कि गाड़ी 40 की स्पीड के अलावा 50 की स्पीड में जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कोई वस्तु पर जो है उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो जो है वह उसी अवस्था में उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि गति कितने प्रकार की होती है। आप कहेंगे जो है गति 4 प्रकार की होती है। चारों प्रकार को मैंने आपको बताया, उसमें से एक गति आपकी घूर्णन गति थी। ठीक, अब घूर्णन गति किसे कहेंगे, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो वह गति जो कहलाती है वो घूर्णन गति कहलाती है। जैसे कोई वस्तु है, अगर उसी वस्तु पर यानी उसी अक्ष पर कोई वस्तु घूम रही है तो वो जो गति है वो हमारी घूर्णन गति कहलाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन है वृत्तीय गति। भाई एक वृत्त पर आपको घूमना है, ठीक है। जैसे कहा जा रहा है जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे एक गोला आप ले लीजिए, आपको कहा जाए कि भैया आप इसी गोले पर ही आपको गति करना है, ठीक है, इसी गोले पर इसी तरह से गति करना है, तो ये गति हमारी क्या कहलाएगी, आप कहेंगे ये गति हमारी वृत्तीय गति कहलाएगी, है ना। अब यहाँ देखिए फोर्स किसे कहेंगे, व्हाट इज फोर्स, यानी बल किसे कहेंगे। बिल्कुल फैक्ट परिभाषा है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु है, कहा जा रहा है बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरे पर आरोपित करती है, उसे हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। अब दोलन गति किसे कहते हैं, दोलन गति देखिए एक एक गतियों को हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, अभी आपने कहा कि दोलन गति, वृत्तीय गति, रेखीय गति, घूर्णन गति क्या होती है, ये आपके मन में आया होगा। तो अब आप सारी चीज़ों को समझ लीजिए, आपके बीच में फैक्ट दिया जा रहा है। जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति में दोनों ओर गति करती है तो उसे हम दोलन गति कहते हैं, है ना। अब दोलन गति क्या होता है, जैसे एक पेंडुलम है, आपने घड़ी को देखा होगा, ठीक है, तो उसकी घड़ी में एक पेंडुलम लगा रहता है, एक बार इधर जाता है, एक बार फिर इधर जाता है, फिर इधर फिर इधर, ये आपकी दोलन गति करता है। मध्य स्थिति में दोनों ओर, यहाँ देखिए ये इसका मध्य स्थिति है, ठीक है, ये जो राड आया हुआ होता है ये इसका मध्य स्थिति होता है, फिर घड़ी एक बार इधर जाती है, वो राड एक बार इधर जाती है, यानी सेम इसी तरह से ये प्रक्रिया हमेशा 24 घंटे लगातार बनी रहती है। ये सबसे फैक्ट उदाहरण है दोलन गति का, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक जो है सरल मशीन की तरह आप कहां कहां उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए कहा जा रहा है दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहां कहां उपयोग कर सकते हैं। तो यहां देखिए पहला उत्तर कहा जा रहा है झुके तल का मशीन की तरह प्रयोग। तो इसका जो पहला आंसर है समझने का प्रयास करेंगे। देखिए झुके तल का मशीन की तरह प्रयोग कैसे होता है। कहा जा रहा है लोहे की जो है भारी सामान को मजबूत पटरा लगाकर ऊपर चढ़ाने में, ये पहला उपयोग है। दूसरा है मकान में सीढ़ी के रूप में, भाई मकान में जब आप सीढ़ी का यूज़ करेंगे तब भी जो है आप जा सकते हैं। अगला है पहाड़ियों पर घुमावदार सड़कों के रूप में। ये तीन फैक्ट हैं अपने दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहां कहां उपयोग कर सकते हैं। तो ये तीनों फैक्ट को उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला पेज आपके बीच में आ रहा है, देख सकते हैं। देखिए अगर कहा जाए तो यहां समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है मछली के जल में रहने के लिए कौन सा अनुकूलन अंग सहायक है। यानी जो मछली होती है वो जल में कैसे रहती है उसके बारे में अगर हम कहें तो यहाँ देख सकते हैं मछली के जल में रहने के लिए जो उसका अंग होता है यानी जिससे वो सांस लेती है उसे हम गलफड़े कहते हैं, तथा जल में तैरने के लिए इनका जो शरीर है वो धारा रेखित शरीर होता है ना। तो इम्पोर्टेंट है मनुष्य सांस कैसे लेता है, आप कहेंगे वो फेफड़े से लेता है ना। और अगर मेंढक की बात करें, मछली की बात करें तो मछली में जो है गलफड़े पाए जाते हैं, वो अपनी जो भी रिस्पिरेशन है या सांस लेते हैं वो गलफड़े के माध्यम से ही लेते हैं। ठीक है, और इनका शरीर जो है धारा रेखित होता है इसीलिए वो पानी में तैर भी पाते हैं, इससे भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे कहा जा रहा है मूसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मूसला जड़ों को हम जो है जिसमें पहला है शंकु रूप है, कुंभी रूप है एवं तर्क रूप, कुल 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो मूसला जड़ों को फैक्ट अगर कहा जाए तो कितने भागों में बांटा गया है, आप कहेंगे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है शंकु रूप, कुंभी रूप और तर्क रूप। ये इसके मूसला जड़ के 3 भाग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के लिए क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अपस्थानिक जड़ में भोजन एकत्रीकरण के लिए क्या परिवर्तन होते हैं। तो भोजन एकत्रीकरण के कारण जो है अपस्थानिक जड़ों में कंद में बदल जाती हैं, जैसे इसका शकरकंद एक उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमरबेल पौधों का सामान्य परिचय दीजिए। अमरबेल क्या होता है, अब ध्यान दीजिए। इसके उत्तर के तहत अगर हम कहें तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है, ये दूसरों पर आश्रित होता है ना, जो अपना जीवन चूसक जो है जड़ों के द्वारा आधार पोषक जो है पौधों से लेता है। यानी जो अमरबेल है, पूछा जा सकता है कि किसी एक परजीवी पौधे का उदाहरण दीजिए, तो अमरबेल इसका जो सबसे फैक्ट उदाहरण है। यानी और भी पूछ सकता है कि परजीवी पौधा होता है तो 3 पौधे दे देंगे और जो है वो परजीवी नहीं रहेंगे और एक उसमें से देगा अमरबेल, तो अमरबेल आपका फैक्ट होगा। तो क्वेश्चन पूछने की प्रकृति को भी आप समझिए। ठीक है, एक तो इस तरह से पूछेगा कि परजीवी पौधा कौन सा है, आप डायरेक्टली अमरबेल को लिखेंगे, और पूछेगा कि अमरबेल है। ठीक है, तो पूछेगा क्या है अमरबेल, तो उसमें एक परजीवी उदाहरण रहेगा। ठीक है, तो परजीवी पर आप टिक करेंगे। यानी क्वेश्चंस जैसे भी पूछे आपको समझना है ना। मेरे कहने का सेंस ये है, चाहे कान आप इधर से पकड़िए, कान यही है, चाहे इधर से पकड़िए और चाहे इधर से पकड़िए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें मेरे कहने का सेंस है कि आपको समझना है। आप क्वेश्चंस चाहे जैसे एग्जामिनर पूछे, आपको उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट तक पहुंचना है। अगला क्वेश्चन है मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कौन सी होती है। जो है इसे मूसला जड़ कहते हैं। मूलांकुर से जो जड़ें उत्पन्न होती हैं उसे हम मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आर्द्रताग्राही जड़ें क्या है। अब आर्द्रताग्राही जड़ें क्या होती हैं, विचार करेंगे। देखिए उत्तर है कि ऐसी जड़ें जो हवा से
जो है लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जलवाष्प अवशोषित करके जो है पौधों को जलापूर्ति करती हैं। इन्हें आर्द्रताग्राही या वायवीय जड़ कहते हैं। जैसे अगर इसके हम उदाहरण की बात करें तो आर्किड की जड़ें जो होती हैं वो आर्द्रताग्राही जड़ों के अंतर्गत आती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है श्वसन जड़ें कितने भागों में पाई जाती हैं। तो श्वसन जड़ जो होती है यानी रिस्पिरेशन जो है होता है, श्वसन जड़ जो होती है वो लवणोद्भिद पौधों में पाई जाती है ना। देखिए अब इसमें समझाने वाली बात कोई है नहीं, तो इसलिए एक एक नंबर के क्वेश्चन है, फाइनली आंसर उसको मैंने नीचे लिख रखा है ना। तो आप उसी चीज को ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार से करती हैं। तो पत्तियां भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस यानी कहा जाए जो है सूर्य के प्रकाश के द्वारा करती हैं, है ना। इसी को हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, है ना। अब जैसे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उसे लिखने का प्रयास जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है पौधे देखिए पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब भाई एक चीज हमें आप ये बताओ कि जो पौधे होते हैं उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो जो पौधे हैं श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट तो यही है कि ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो ये हमें छाया देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कई इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। तो पौधों का जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ऑक्सीजन देना होता है। अगला क्वेश्चन है 5 पुष्पी तथा अपुष्पी पौधों के नाम लिखिए। तो पुष्पी पौधे कौन से हैं, आपका नीम हो गया, आम हो गया, अमरूद है, सरसों है, बरगद है, ये आपके पुष्पीय पौधे हैं। अब अपुष्पीय पौधे कौन से हैं, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, शैवाल है, मॉस है, फर्न है, ये आपके अपुष्पीय पौधे यानी इसमें पुष्प नहीं उगते हैं, ये डायरेक्टली जो है फल देते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए आम, नीम, जो है अमरूद, ये आपकी क्या हैं, ये जो है पुष्पीय पौधे हैं, ये इसमें पुष्प उगते हैं। अच्छा इसमें फल का जिक्र नहीं है, तो ये इसमें पुष्प नहीं उगते और इसमें पुष्प उगते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 कवकों के नाम लिखिए। कवक जो होते हैं पहला आपका है कुकुरमुत्ता जिसे हम मशरूम कहते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, है ना। अगला है राइजोपस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़ तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती। बैक्टीरिया, कुकुरमुत्ता है, स्पाइरोगायरा है, ठीक है। स्पाइरोगायरा जिसे हम गड़ापात भी कहते हैं, ये जो तालाबों में पाया जाता है। कुकुरमुत्ता को आपने देखा होगा जो आपके यहाँ मशरूम इत्यादि बनता है। बैक्टीरिया को भी हालांकि आप नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है शाक, झाड़ी तथा वृक्षों के 5 उदाहरण लिखिए। तो शाक कौन कौन से हैं, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, मूली, तुलसी, सूर्यमुखी, ये आपके शाक के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि झाड़ी की अगर हम बात करें तो झाड़ी हो गया, चमेली है, गुलाब है, नींबू है, करौंदा है, गुड़हल है, ये झाड़ी के अंतर्गत आएंगे। और वृक्ष की हम बात करें तो आपका ताड़ हो गया, आम हो गया, नारियल है, नीम है, चीड़ है, ये हमारे वृक्ष के अंतर्गत आएंगे। तो क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे ताकि कोई भी डाउट्स आपका ना रह जाए। भैया मेरा ये परम उद्देश्य है, अगर मैं क्लास आपको दे रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हवा हवाई हो जाए तो कोई मतलब नहीं है मेरे क्लास लेने और न लेने का, इसलिए आप समझने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। बहुवर्षीय यानी जो कई वर्षों तक जीवित रहें, जिन्हें हम पीपल कहते हैं, नीम कहते हैं, ये हमारे बहुवर्षीय पौधों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है नर तथा मादा युग्मक को मिलाने की विधि क्या कहलाती है। तो नर तथा जिसे हम फर्टिलाइजेशन जो है यानी निषेचन भी कहते हैं, ठीक है। तो नर तथा मादा युग्मक अगर आपस में मिलते हैं तो वहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है। बीजों के प्रकीर्णन के तहत हम बात करें तो बीजों का प्रकीर्णन जल द्वारा होता है, जल, वायु, स्फुटन द्वारा, जंतुओं तथा जो है पक्षियों द्वारा तथा मनुष्यों द्वारा होता है। क्या, बीजों का प्रकीर्णन, ठीक है। पत्तियों का रंग हरा क्यों पाया जाता है।
अब पत्तियों का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पत्तियों का रंग है वो हरा पाया जाता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। 12 इंच बराबर कितना होता है? 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। एक गज में कितने फुट होते हैं? तो एक गज में 3 फुट अथवा 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ देखिए सेम वही क्वेश्चन आया है, शरीर का ताप किस तापमापी से मापते हैं? तो थर्मामीटर से मापते हैं। भाई आपको बुखार हुआ रहता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आला लगाते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो थर्मामीटर ही होता है ना, सॉरी आला नहीं, जो भी जिससे आपका बुखार नापा जाता है, ठीक है, तो वो आपका थर्मामीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो है तो शरीर के स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। माप के मानक जो है माप के मानक मात्रक क्यों होना आवश्यक है? तो भाई देखिए कहा जा रहा है हमारे दैनिक जीवन के अनेक वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, तौल आदि के सही ज्ञान के लिए माप का जो है मात्रक होना आवश्यक है। भाई अगर माप का कोई मात्रक नहीं रहेगा, हम आपके पास चले आएँ और कहें कि हमें 1 किलो सब्जी दे दीजिए, ठीक है, तो आप अगर आपके पास मात्रक है ही नहीं तो आप कैसे देंगे? आप अंदाज कर देंगे, ठीक है, भले ही वो कम बेसी हो जाए वो अलग का मामला है। तो कहीं ना कहीं जो माप का मात्रक है वो हमारे लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है लंबाई मापने में मीटर की छोटी तथा बड़े किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है? तो हम लंबाई को मापने के लिए देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि छोटी लंबाई के मापन के लिए मीटर पैमाने का 10वां, 100वां व 1000वें भाग का प्रयोग करते हैं तथा बड़े लंबाई मापने के लिए मीटर के 10 गुना से जो है 100 गुना तथा 1000 गुना बड़े मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। खेत का क्षेत्रफल प्रायः किस प्रकार से नापते हैं? तो खेत का क्षेत्रफल जो है प्रायः हम डेसिमल, एकड़ तथा हेक्टेयर व देसी भाषा में बीघा से मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि किसी घन में लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव कैसी होती है? तो कि जो है घन में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव एक दूसरे के बराबर होती है। घन कैसे बनता है? जिनकी लंबाई भी बराबर हो, चौड़ाई भी बराबर हो और ऊंचाई भी बराबर हो, ये हमारे घन कहलाते हैं, ठीक है। अब आयतन किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं, ठीक है। तो वीडियो छोटा जरूर था लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण था। क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी अगर कहीं आपको डाउट्स है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।